हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उड़ान आंसर राइटिंग सीरीज के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रायोन्स। तो प्रायोन्स इसमें हम कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं। प्रायोन्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट प्रायोन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे हम यहाँ पे। प्रायोन्स की डिस्कवरी कैसे हुई है, किसने करी है, कौन से डिसीज़ कॉज करते हैं प्रायोन्स, और प्रायोन्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और प्रायोन हाइपोथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर प्रायोन्स एंड व्हाट इज़ प्रायोन हाइपोथेसिस, या एक्सप्लेन द प्रायोन हाइपोथेसिस। तो ये वाला प्रायोन हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये कैसे होती है, कैसे फैलती है प्रायोन्स, एक हेल्दी से ये डिसीज़ के अंदर कैसे जाती है, वो हम देखेंगे। फिर अगर कोई डिसीज़ है तो उसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है उसका, वो हम देखेंगे। और फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कि वायरसेस और प्रायोन्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर प्रायोन्स। इंट्रोडक्शन टू प्रायोन्स देखते हैं ना। प्रायोन्स होते क्या हैं। अब जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, ये जो टर्म है प्रायोन, ये दिया ही कुछ इस तरीके से गया है कि यहाँ पे पीआर का मतलब है प्रोटीन, और आई का मतलब है इन्फेक्शन, और ओएन का मतलब है यहाँ पे वायरॉन, है ना। तो बन गया यहाँ पे ये प्रायोन। तो प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस एजेंट जो होता है वो प्रायोन होता है। तो प्रायोन्स क्या हैं। प्रायोन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल, सबसे पहली बात, ठीक है। दे आर ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं कि ये सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है इसके पास में, तो ये ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट है। और इनके पास में डीएनए आरएनए भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटीनेशियस, और कुछ भी नहीं है इसके पास में। तो और आरएनए डीएनए नहीं होता इसके पास में, कुछ भी, कोई न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं है। ये 100 टाइम्स स्मॉलर होते हैं लगभग वायरसेस से। अब प्रायोन्स जो होती है वो एक प्रोटीन है। हम बात करें ना कि इन्फेक्शियस प्रोटीन है, ये नॉर्मली भी प्रेजेंट होती है हमारे ब्रेन के अंदर, लेकिन ये डिसीज़ कब कॉज करती है, जब ये अपने काम से भटक जाती है, जब अपना स्ट्रक्चर भटक जाती है, ठीक है। तो या तो उसके जीन के अंदर कुछ म्यूटेशन हो जाती है, और जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई, जीन के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से अब वो मिसफोल्डेड प्रोटीन बनाएगा। अब वो मिसफोल्डेड प्रोटीन अपना काम नहीं करेंगी, हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होती रहेंगी, और फिर वो डिसीज़ कॉज करती है। तो प्रायोन्स आर नॉर्मल मेमेलियन प्रोटीन्स की होती है ये, डाटा मेनली एक्सप्रेस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट होती है। इनकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक है नॉर्मल फॉर्म जिसे हम पीआरपीसी बोलते हैं, और एक है मिसफोल्डेड फॉर्म जिसे हम पीआरपीएससी बोलते हैं। अब यहाँ पे इसे हम ऐसे लिखते हैं पीआरपीसी और पीआरपीएससी, मतलब ऊपर लिख देते हैं छोटा सा एस सी और सी। यहाँ पे सी का मतलब होता है सेलुलर, मतलब जो सेल के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होती है, और एस सी का मतलब होता है स्क्रेपी। जो सबसे पहली डिसीज़ थी शीप के अंदर देखी गई थी, उसे स्क्रेपी नाम दिया गया था, तो वहाँ से जो है ये आया यहाँ पे स्क्रेपी। अब देखते हैं कि कौन सी डिसीज़ कॉज करती है, जिसकी पैथोजेनिक फॉर्म है, मतलब पीआरपीएससी। पीआरपीएससी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ कॉज करती है, किस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ ये कॉज करती है, और इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथीज़। अब क्योंकि जो ये डिसीज़ होती है ये ट्रांसमिट हो सकती है, तो इसी वजह से इसे ट्रांसमिसिबल, क्योंकि ट्रांसमिट हो सकती है, स्पॉन्जिफॉर्म क्योंकि जो नर्वस सिस्टम होता है, जो ब्रेन होता है, वो एक स्पॉन्जिफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है, जिस इंसान को या जिस ऑर्गेनिज्म को स्पॉन्जिफॉर्म डिसीज़ होती है या प्रायोन्स डिसीज़ होती है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि डिसीज़ होती कैसे है, एग्जैक्ट एक डायग्राम, और सबको सब कुछ क्लियर हो। तो ये देखिए आप, अगर नॉर्मल जीन है, नॉर्मल प्रायोन जीन है, तो वो नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन बनाएगा। तो अगर नॉर्मली प्रायोन जीन है तो वो नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन बनाएगा, जिसे हम पीआरपीसी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा हम देख भी चुके हैं। यहाँ पे सी का मतलब सेलुलर होता है, और पीआरएनपी जीन इसे बोलते हैं, जो नॉर्मल प्रोटीन मतलब प्रायोन जीन को हम पीआरएनपी जीन बोलते हैं। अगर इस जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाती है, सपोज़ कोई न्यूक्लियोटाइड हट गया, ऐड हो गया, तो वो यहाँ पे म्यूटेशन हो गई, यहाँ पे सपोज़ कुछ, तो म्यूटेंट प्रायोन जीन है अगर, तो वो मिसफोल्डेड प्रोटीन बनाएगा। ये मिसफोल्डेड प्रोटीन को हम पीआरपीएससी बोलते हैं, ये हम देख चुके हैं।
ये बीटा प्लेटेड शीट होती है, नॉर्मली ये अल्फा हेलिक्स बना रहा था, अब ये बीटा प्लेटेड शीट्स बना रहा है। तो अब ये बीटा प्लेटेड शीट्स का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। तो उस केस में अब ये क्या करता है, एक तो ये अपना काम नहीं करने का, सबसे पहली बात, ठीक है, वो दिक्कत कॉज करेगा। दूसरा, अब ये डिसीज़ कॉज करेगा क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होती, ठीक है, ये डिग्रेड नहीं होगी, वहीं पे ये एक्यूमुलेट होती रहेगी, डिसीज़ कॉज करेगी। तीसरा, अब ये खुद तो है ही परेशान, डिसीज़ कॉज कर रहा है, डिग्रेड नहीं हो रहा, साथ में जो नॉर्मल जीन होगा ना, नॉर्मल प्रोटीन्स भी बन रही होंगी जो, उन सबको भी जो है ये अपने जैसा बना लेता है PRPSC, ठीक है। सपोज 2 एलील्स थे, एक जीन के 2 पार्ट्स होते हैं ना, तो एक ये नॉर्मल बन रहा है, एक के अंदर म्यूटेशन हो गया, तो ये जो नॉर्मल बन रहे होंगे उन्हें भी अपने रंग में रंग देगा, ठीक है। तो ये रहा कि PRPSC जो है सबसे पहला क्या काम करेगा, ये अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरा, ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा इसका, और ये डिग्रेड नहीं होगी। डिग्रेड नहीं होगा तो ये एक्यूमुलेट, क्योंकि ये रेजिस्टेंट हो जाता है एंजाइम्स से। तो एंजाइम प्रोटीन्स, ये प्रोटीन होती है, लेकिन ये प्रोटीन एंजाइम से रेजिस्टेंट हो जाती है, जिससे डिग्रेड नहीं होती, और वहीं पे ही ब्रेन के अंदर ये एक्यूमुलेट होती रहेगी और डिसीज़ कॉज करेगी। दूसरा, ये क्या, तीसरा काम क्या करती है कि जो नॉर्मल PRPC होती है उसे भी मिसफोल्डेड कर देती है। जैसे ये नॉर्मल PRPC थी अल्फा हेलिक्स, ये बीटा प्लेटेड शीट्स जो कि SC वाली है ना, ये PRPSC है और ये PRPC है। तो ये नॉर्मल वाली थी, ये डिसीज थी। अब जैसे ही ये दोनों कांटेक्ट में आएंगी, ये दूसरे वाली को भी डिसीज़ कर देगा। तो ऐसे ही करते करते अब इसने इसको करा, और साथ में ये तो एज इट इज़ रहा ही, ठीक है, क्योंकि ये तो डिग्रेड नहीं होता। अब ये और को भी डिसीज़ करेगा, ठीक है, उसके अलावा ये भी औरों को डिसीज़ करेगा। तो ये बहुत स्पीड से अब पूरी की पूरी बॉडी पे जो है कब्जा कर लेता है, और उसे मतलब पूरी बॉडी नहीं, मतलब पूरे ब्रेन पे जो है कब्जा कर लेता है, और पूरे ब्रेन को जो है ये वहाँ पे PRPSC इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो है वो डिसीज़ कॉज करता है, ठीक है। इसे एक बार और देख लेते हैं हम। यही पूरा सारे प्रायोन्स का, आपको ये चीज़ समझ आ गया, आपको पूरा प्रायोन समझ आ गया, समझो, समझने का यही है, उसके अलावा फिर जो है याद करने का ये। तो PRNP जीन है, अगर ये नॉर्मल प्रायोन जीन है तो नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन बनेगी, जिसे PRPC बोलते हैं, जो बिल्कुल कोई डिसीज़ कॉज नहीं करती, अपना नॉर्मल फंक्शन करेगी हमारे बॉडी के अंदर। अगर इसके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाती है तो ये अल्फा हेलिक्स बनाया करता था पहले, अभी बीटा प्लेटेड शीट्स बनाएगी, मिसफोल्डेड प्रोटीन बनेगी, जो अपना ये 3 काम करेगी, जिससे डिसीज़ कॉज करेगी। ये पहले तो बात, ये अपना काम परफॉर्म नहीं करेगी। दूसरी चीज़, इसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ चुके हैं, जैसे हमने कहा कि बीटा प्लेटेड शीट्स बन चुकी है, तो ये डिग्रेड नहीं होती है, और ये बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होती रहती है और डिसीज़ कॉज करती है। उसके अलावा ये जो नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स होती है, जैसे ये PRPC है यहाँ पे, उसके जैसे ही उसके कांटेक्ट में आती है, ये उसे भी मिसफोल्डेड प्रोटीन बना देती है, उसके भी अंदर ये ऐसा कन्फर्मेशन चेंज करा देती है, और ऐसे करके फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे ब्रेन के अंदर ये फैल जाता है, जितने भी नॉर्मल प्रोटीन होगी ब्रेन की, उस सभी को ये मिसफोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है, और ब्रेन के अंदर डिसीज़ कॉज कर देती है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी, ये डिसीज़ कौन सी कॉज करती है, क्या कुछ। सबसे पहले देखते हैं हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ PRPC ये नॉर्मल फॉर्म है, और PRPSC ये डिसीज़ फॉर्म होती है, पैथोजेनिक फॉर्म होती है। तो PRPC में हम C का मतलब भी जान चुके हैं, इसका मतलब होता है सेलुलर, और SC का मतलब होता है स्क्रेपी, जो सबसे पहले डिसीज़ थी जो शीप के अंदर खोजी गई थी। और ये जो PRPC है, ये किस जीन से इनकोडेड होती है, PRNP जीन से इनकोड होती है। अब जब ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो ये अल्फा हेलिक्स बनाता है, और ये सॉल्यूबल होते हैं और फंक्शनल होते हैं, अपना काम करेंगे, ठीक है। नॉर्मल न्यूरॉन्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल अपना काम करते हैं। लेकिन जब PRPSC जैसे ही ये बन जाती है, तो ये बीटा प्लेटेड शीट्स बनाती है, और ये इंसॉल्यूबल हो जाता है, डिग्रेडेशन पे नहीं होता इसका एंजाइम से, और अब जो है ये इकट्ठी होती रहती है, और अब ये अमाइलॉइड फाइब्रिल्स बना लेती है इकट्ठी होकर के, और ये अमाइलॉइड फाइब्रिल्स जो है फिर वो डिसीज़ कॉज करती है।
अब हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रायॉन्स। वैसे हम देख चुके, एक बारी देख लेते हैं। ए सेलुलर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, कोई आरएनए डीएनए नहीं है इसके अंदर। ये इन्फेक्शियस दोनों के अंदर होती है, एनिमल्स में भी और प्लांट ह्यूमंस में भी। ये प्लांट्स में इन्फेक्शियस नहीं होती है, बट ये क्योंकि माइक्रो बायोलॉजी का जो है ये टॉपिक आ जाता है, इसी वजह से जो है ये आ सकता है प्लांट्स के अंदर भी। जैसे यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी में कि प्लांट बॉटनी में आता है, उसके अलावा फॉरेस्ट में बॉटनी होती है, तो उसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आया हुआ है कई बार ये प्रायन एंड प्रायन हाइपोथेसिस। तो इसी वजह से करके चलते हैं हम, है ना। आपको पता भी होना चाहिए कि होती क्या है प्रायॉन्स। नॉर्मली भी माइक्रोबायोलॉजी में टॉपिक आ सकता है आपको पढ़ाने के लिए भी। और प्रायॉन्स कैसे होती है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, तो अब ये रेजिस्टेंट है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स से तो हम देख ही चुके हैं, प्रोटीज से जो है रेजिस्टेंट हो जाता है। उसके अलावा ये हीट और रेडिएशन से भी रेजिस्टेंट है। ये डिग्रेडेशन सेलुलर प्रोटियोसोम्स जो है डिग्रेड नहीं कर सकते सेलुलर, और ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज़ कॉज करता है। और जो हमारा ब्रेन है ना, वो स्पॉन्जी फॉर्म जैसा देखने, मतलब स्पॉन्ज जैसा देखने के लिए मिलता है, इसलिए से स्पॉन्जी फॉर्म डिसीज़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि मैकेनिज्म क्या है प्रायन मल्टीप्लिकेशन का। हम प्रायन मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं। ये कैसे होती है मल्टीप्लाई, कि वायरसेस की तरह तो होती नहीं है, ठीक है। ये तो एक जनरल पॉइंट है, क्योंकि वायरसेस में डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, ये उसके थ्रू होती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। प्रायॉन्स का मल्टीप्लिकेशन का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लिखना कैसे है। स्टेप 1, नॉर्मल पीआरएन जीन जो है वो नॉर्मल प्रोटीन को कॉज करता है, और अगर म्यूटेशन हो जाता है तो वो पीआरपीएससी को कोड करता है, ये हम देख चुके हैं। फिर पीआरपीएससी जो है वो नॉर्मल पीआरपीसी के साथ में इंटरेक्ट करेगी, उसके अंदर ये कुछ कन्फर्मेशनल चेंज इंड्यूस करती है। पीआरपीएससी पीआरपीसी के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस इंड्यूस करेगी, है ना। तो उसके अलावा न्यूली फॉर्म्ड पीआरपीएससी कन्वर्ट्स एडिशनल। अब क्या था, वही चीज़ है कि ये एक नॉर्मल थी और ये किसके कांटेक्ट में आ गई, मिसफोल्डेड के कांटेक्ट में आ गई। अब ये भी क्या, ये भी मिसफोल्डेड हो जाएगी, ये तो मिसफोल्डेड रहेगी, तो ये मिसफोल्डेड है और ये भी मिसफोल्डेड हो गई। अब सेम यही काम करेगी, ये भी और जा करके मिसफोल्डेड को मिसफोल्डेड बनवाएगी, ठीक है। एक टाइम पे फिर जो और मिसफोल्डेड बनेंगे। तो ऐसे जैसे ये जो है बहुत सारे पीआरपीएससीज को पीआरपीएससी में कन्वर्ट करती रहती है। तो क्या है कि यहाँ से ऐसे एक्सपोनेंशियल एक्यूमुलेशन होता है, एकदम से बढ़ रहे हैं ना। पहले एक था, फिर एक ने 2 बनाए, अब 2 से 4 बनेंगे, फिर 4 से 8 बनेंगे। तो ऐसे एक्सपोनेंशियल जो है वो पीआरपीएससी बनती है, और फिर ये एक्यूमुलेट होती रहती है ना, डिग्रेड तो क्योंकि होती नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल एक्यूमुलेशन होता है पीआरपीएससी का। और जैसे ये एक्यूमुलेशन होगा तो अमाइलॉइड फाइब्रिल्स बनते हैं, और अमाइलॉइड फाइब्रिल्स की वजह से जो है यहाँ पे न्यूरल डिजेनरेशन डिसीज होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 10 प्राइम मल्टीप्लिकेशन अकर्स थ्रू प्रोटीन कन्फर्मेशनल कन्वर्जन रेदर देन न्यूक्लिक रेप्लिकेशन, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड तो उसके पास में प्रेजेंट ही नहीं है, तो न्यूक्लिक एसिड का तो रेप्लिकेशन होता नहीं है। कन्फर्मेशनल कन्वर्जन से जो है यहाँ पे प्रोटीन कन्फर्मेशनल कन्वर्जन से इसकी जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है, समझ आया, राइट। अब हम देखते हैं कि प्रायॉन्स डिसीज़ फैलते कैसे हैं। तो प्रायॉन्स डिसीज़ कैसे किसी की बॉडी में हो सकता है, या तो प्रायॉन्स डिसीज़ हो सकती है कि हमारे जो जीन है पीआरएनपी जीन, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, नंबर 1। दूसरी चीज़, अगर आप पीआरएनपी जीन को इनहेरिट करो, सपोज आपके पेरेंट्स के अंदर था, आपके पेरेंट्स से जो है वो आपके अंदर आ रहा है, सपोज आपके अंदर नहीं आ रहा है भाई, तो मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर था, ठीक है, और उसके बच्चे होंगे तो उनके अंदर ये आता है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई इंसान, ये जो है अफ्रीका में ज़्यादा होता है, पहले टाइम पे ज़्यादा होता था, अब कंट्रोल कर लिया गया है। वहाँ पे ना सिर खाते हैं, अब सिर के अंदर ये प्रोटीन है, ठीक है। वहाँ पे एक मतलब अफेक्शन जताने के लिए जो मर जाते हैं लोग, उनकी यहाँ पे खोपड़ी खाई जाती थी। तो क्या है कि अगर वो, क्योंकि उसी के अंदर जो है यहाँ पे वो प्रायॉन प्रोटीन प्रेजेंट होगी, और प्रायॉन प्रोटीन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम से डिग्रेड नहीं होती है, तो वो परसिस्टेंट रहेगी, फिर ब्रेन के अंदर चली जाएगी, और ब्रेन के अंदर जा करके फिर वो नॉर्मल प्रोटीन्स को भी अफेक्ट करेंगी।
तो ये जो है कुछ कॉजेज़ है डिसीज़ कॉज करने की। तो PR यहाँ पे दिया भी हुआ है कि PRPSC में अराइज थ्रू द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इन द PRNP जीन, कि अगर PRNP जीन के अंदर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाए, अचानक से म्यूटेशन हो गई, तो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। फिर इनहेरिटेंस मतलब वही कि अगर पेरेंट्स से किसी बच्चे के अंदर आ रहा है, अगर जीन है तो वो अफेक्टेड जीन ही आया बच्चे के अंदर भी, तो वहाँ पे जो है म्यूटेंट प्रोटीन बनेगी म्यूटेंट जीन की वजह से। दूसरा, अगर आप कंजप्शन करते हैं इन्फेक्टेड टिश्यू कंटेनिंग PRPSC, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जगह पे जो है एज अ रिमार्क ऑफ अफेक्शन उनकी डेथ के बाद जो है उनके सर को खा लिया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, तो उस केस के अंदर वो प्रोटीन भी जाएगी और प्रोटीन डिग्रेड नहीं होती है। PRPSC नॉर्मली प्रोटीन्स डिग्रेड होती हैं, बट ये PRPSC जो है वो रेजिस्टेंट होती है, तो डिग्रेड नहीं होगी, तो ये उस ऑर्गेनिज्म को डिसीज़ कॉज करेगी। जिसे यहाँ पे ये भी दिया गया है कि PRPSC एक्यूमुलेट होती है नर्वस सिस्टम में, रेजिस्टेंट होती है प्रोटीज और डिग्रेडेशन से, ये मतलब डिपॉजिट्स बना लेती हैं और फिर न्यूरोनल डेथ कर देती हैं और बहुत सारी वैक्यूल्स बना लेती है। अभी न्यूरॉन्स की डेथ हो चुकी है, ठीक है, और ये तो डिग्रेड नहीं होगी, तो ये वहीं पे ही रहेगी, तो ये यहाँ पे एक वैक्यूल्स स्ट्रक्चर बना लेती है, मतलब एक स्पॉन्जी फॉर्म से स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये तो सारी जगह पे या तो यही होंगी, ठीक है, ये सारी अमाइलॉइड फाइब्रिल्स हैं क्योंकि अभी इंसॉल्युबल हो चुकी हैं और ये एक्यूमुलेट हो रही है, तो ये यहाँ पे इकट्ठी होती जाएगी और ये स्पॉन्ज सा जैसा सा स्ट्रक्चर बना लेती है और लीड्स टू स्पॉन्जिफॉर्म डीजनरेशन ऑफ द कॉर्टेक्स एंड द सेरेबेलम। तो कॉर्टेक्स और सेरेबेलम का जो है यहाँ पे ये डिग्रेडेशन करा देती है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस दे देती है ब्रेन को, इसी वजह से इसे ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी कहा जाता है। अब हम डिसीज़ देख लेते हैं कौन सी कॉज करता है ये एनिमल्स में और ह्यूमंस के अंदर कौन सा डिसीज़ कॉज करती है प्रायॉन्स। तो एनिमल्स के अंदर जो डिसीज़ कॉज करती है शीप और गॉट के अंदर, उसे बोलते हैं हम स्क्रैपी। ये सबसे पहली डिसीज़ थी जो एनिमल्स के अंदर डिस्कवर की गई थी, स्क्रैपी शीप और गॉट्स में। अगर आता है आपके पास में प्रायॉन डिसीज़ या प्रायॉन हाइपोथेसिस, तो आपको मेंशन करना है कि हाँ शीप के अंदर जो है ये स्क्रैपी होती है। उसके अलावा ये बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE शॉर्ट में कह देते हैं, ये होती है कैटल्स के अंदर। इसी डिसीज़ को ही मैड काउ डिसीज़ भी बोल देते हैं कि गाय जो है, मतलब क्योंकि अब क्या है, आपका नर्वस सिस्टम ख़त्म हो चुका है, आपका ब्रेन ख़त्म हो चुका है, ठीक है, न्यूरॉन्स को डिजनरेट कर रही है ये, तो न्यूरॉन्स के थ्रू ये इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति रखता है, इंसान या कोई भी एनिमल है, ठीक है। अब वो उसके न्यूरॉन्स डिजनरेट हो चुके हैं, तो वो कैसे ही सोचने समझने की शक्ति रखेगा अपनी, तो इसी वजह से वो पागल हो जाता है, ठीक है। तो मैड काउ डिसीज़ इसलिए से कहा गया है। और ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के अंदर एक डिसीज़ होती है क्रिट्जफेल्ड जैकॉब डिसीज़, दूसरी है यहाँ पे कोरू जो थी ये ट्राइब्स में पाई जाती थी है पपुआ न्यू गिनी के अंदर, क्योंकि वो जो है उनके यहाँ पे रिचुअल होता है कैनिबलिज्म का और वो कंज्यूम करते हैं ब्रेन टिश्यूज़ को, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको बता दी। तो कोरू और उसके अलावा तीसरी डिसीज़ है, ये भी ह्यूमंस के अंदर ही होती है, फेटाल फैमिलियल इंसोमेनिया। कोरू सबसे पहली थी जो डिस्कवर की गई थी ह्यूमंस के अंदर। चलो तो ये भी देख लेते हैं कि हम इसे जो है स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी क्यों कहते हैं। वैसे तो हम इसे देख ही चुके हैं कि इसे स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सेरेबेलम होता है वो परफोरेटेड बना लेता है, क्योंकि न्यूरॉन्स डिजनरेट कर दिए जाते हैं और न्यूरॉन्स डिजनरेट हो जाएंगे, लेकिन जो है अब आपके पास में वो परसिस्टेंट रहेगा अमाइलॉइड फाइब्रिल की फॉर्म में, प्रायॉन मिसफॉल्टेड प्रायॉन प्रोटीन। तो अब जो है वो इसी वजह से यहाँ पे आपको देखने के लिए लगता है कि ये एक स्पॉन्ज जैसा सा स्ट्रक्चर है। बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लार्ज वैक्यूल्स डेवलप इन द न्यूरॉन्स, कॉर्टेक्स इन द सेरेबेलम बिकम परफोरेटेड विद द माइक्रोस्कोपिक होल्स, ब्रेन टिश्यू अपीयर स्पॉन्ज लाइक अंडर द माइक्रोस्कोप और प्रोग्रेसिव लॉस होना शुरू हो जाता है न्यूरॉन्स का, लीड टू न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एंड द डिसीज, ठीक है। तो
अब हमारे पास में टॉपिक आता है प्रायोन हाइपोथेसिस। तो डिस्कवरी ऑफ प्रायोन्स और प्रायोन हाइपोथेसिस ये दोनों में एक ही टॉपिक आएगा, ठीक है। प्रायोन हाइपोथेसिस में आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा लिखना है कि प्रायोन हाइपोथेसिस में क्या कहा है, क्योंकि प्रिजनर ने दी थी प्रायोन हाइपोथेसिस, तो आपको एक ही चीज़ एक्सप्लेन करनी है इसके अंदर अलग से। और डिस्कवरी में भी आप ऑफकोर्स प्रायोन हाइपोथेसिस लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो, बट हाँ अगर हाइपोथेसिस आती है तो डिस्कवरी को थोड़ा एक्सटेंड करना ही होगा, और डिस्कवरी में आप भले ही हाइपोथेसिस लिखना चाहो तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हाँ डिस्कवरी ऑफ प्रायोन्स और हाइपोथेसिस वाला इसके अंदर सीन ही आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जैसे ही डिसीज़ कॉज हुई, पता चला कि हाँ भाई ऐसी भी कोई डिसीज़ है, तो ऑफकोर्स उसके बाद फिर जिसको सैंपल लेकर के चेक किया गया, तो उस टाइम पे साइंटिस्ट मानते थे कि ये कोई स्लो वायरस है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वायरसेस डिस्कवर्ड हुए थे, तो वो उन्हें बैक्टीरिया नहीं दिख रहा, ठीक है, तो उन्हें ये लगा कि भाई ये वायरस होगा फिर कोई। तो उसके अलावा हम देख चुके हैं कि सबसे पहली डिसीज़ जो थी ये शीप के अंदर हुई थी स्क्रैपी, और ह्यूमंस के अंदर हुई थी कुरू। ये पहली प्रायोन डिसीज़ है जो देखी गई थी। तो अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देते हैं एल्पर और हीगेन क्लर्क। तो इन्होंने क्या कहा कि क्या देखा इन्होंने अपने जो इन्होंने ऑब्जर्वेशंस करी कि न्यूक्लिक एसिड्स जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो इन्फेक्टिविटी को कम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो न्यूक्लिक एसिड देते रहो भाई, न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप जो भी चीज़ें दे रहे हो, ठीक है, वो इन्फेक्टिविटी कम नहीं करेंगे क्योंकि ये तो न्यूक्लिक एसिड है ही नहीं, तो उसके ऊपर तो RNAs वगैरह या DNAs जो भी दे रहे हैं उसका कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। और फिर दूसरा कि जो मॉलिक्यूलर वेट है सबसे कम जो चाहिए था इन्फेक्टिविटी के लिए इस प्रायोन डिसीज़ की, वो 20 किलो डाल्टन का है, लेकिन वायरसेस से तो वायरसेस के साइज से ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसी वजह से इसे मान लिया कि भैया ये वायरस नहीं है, ठीक है। ये वो सपोर्ट से कि जो कह रहे हैं कि ये वायरस नहीं है। अगर वायरस होता तो आप जब इसे RNAs या DNA से ट्रीट करा रहे हैं तो इसकी इन्फेक्टिविटी कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दूसरा, वायरसेस का जो साइज़ है वो इतना छोटा तो नहीं है जितना छोटा प्रायोन्स का है, जो कि 20 किलो डाल्टन है। उसके अलावा कभी भी कोई वायरस नहीं मिला। जो डिसीज़ टिश्यू थे, ब्रेन लिया गया, ठीक है, ब्रेन में से टिश्यूज़ निकाले गए ब्रेन के, उसके बाद उसे चेक किया गया कि यहाँ से कोई वायरॉन निकलेगा, पर कोई वायरॉन नहीं निकला, तो कोई वायरस ही नहीं ऑब्जर्व हुआ। तो आप ये नहीं कह सकते फिर कि ये वायरल डिसीज़ है, तो मतलब ये कुछ और डिसीज़ ही है, भाई और रिसर्च की जाए इसके ऊपर। तो दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक द न्यूक्लिक एसिड। तो इससे ये पता चला कि इसके पास में न्यूक्लिक एसिड नहीं है। फिर ग्रिफिथ ने 1967 में प्रपोज किया एक थ्योरेटिकल मैकेनिज्म बाय विच प्रोटीन कुड बिहेव एज अ इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। तो उन्होंने ये प्रपोज किया, तो उसकी बेस पे फिर कुछ जो है रिसर्चेस आगे देखी गई। उसके बाद आते हैं स्टैनले प्रिजनर। तो स्टैनले प्रिजनर ने जो है आइसोलेट किया इन्फेक्शियस प्रोटीन को, और इन्होंने ही इस टर्म को नाम दिया प्रायोन। अब प्रायोन का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे उन्होंने कैसे कैसे इस टर्म को प्रायोन नाम दिया। PR लिया प्रोटीनेशियस का, I लिया इन्फेक्शियस का, और ON लिया वायरॉन का। और प्रायोन की डिस्कवरी के लिए ही, क्योंकि उन्होंने प्रायोन को आइसोलेट किया, ठीक है, प्रायोन को क्योंकि उन्होंने आइसोलेट किया, इसी वजह से उसके बाद फिर जो है इस डिसीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प मिली। इसी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इन 1997। तो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, ठीक है, क्योंकि अगर आप डिसीज़ कॉज करने से रोक रहे हो तो अच्छी खासी डिस्कवरी मानी जाएगी वो। तो अब देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा प्रायोन हाइपोथेसिस में प्रिजनर साहब ने। तो प्रिजनर प्रपोज्ड दैट द इन्फेक्शियस एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर TSE मतलब ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी इज अ मिसफोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया अपने प्रायोन हाइपोथेसिस में कि इसे डिसीज़ कॉज करने वाला मतलब TSE को डिसीज़ कॉज करने वाला कौन है, एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है, और उस मिसफोल्डेड प्रोटीन का नाम रख दिया गया PRPSC। कोई वायरस, बैक्टीरिया या फिर ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड हो। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस एजेंट है। तो उन्होंने भी मेन फीचर्स बताया कि PRPSC एक इन्फेक्शियस फॉर्म है। PRPSC कन्वर्ट करती है PRPC को
इंटू मोर PRPSC, डिसीज ट्रांसमिशन होता है प्रोटीन मिसफोल्डिंग से, और कोई न्यूक्लिक एसिड रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे इन्फेक्टिविटी के लिए। अब इन एविडेंस को कौन सपोर्ट करता है? तो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए और 4 आप कह सकते हो ऑब्जर्वेशंस है। एक तो एल्पर्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी 3, वो से सपोर्ट करती हैं। उसके अलावा इस हाइपोथेसिस को क्योंकि जो प्रिजनर थे उन्होंने आइसोलेट कर लिया PRPSC को, तो वो सपोर्ट करता है। उसके बाद अब जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टडीज़ चल रही है PRPSC की, PRPSC अब हम जो स्ट्रक्चरल स्टडीज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इन विट्रो एक्सपेरिमेंटली PRPSC को बना लिया गया इन्फेक्शियस एजेंट जो है ये PRPSC इन्फेक्शियस प्रोटीन को बना लिया गया इन विट्रो में। तो ये सजेस्ट करता है कि हाँ भाई यही जो है वो डिसीज़ कॉज करने वाला मेन एजेंट है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है प्रायोन हाइपोथेसिस की, वो देख। तो प्रायोन हाइपोथेसिस डेमोन्स्ट्रेट दैट इन्फेक्शियस डिसीज़ कैन अकर थ्रू जेनेटिक मटीरियल, कैन विदाउट जेनेटिक मटीरियल, ठीक है, कि बिना किसी जेनेटिक मटीरियल की ये डिसीज़ हो रही है विदाउट जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। और रिवोल्यूशनराइज कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फेक्टिविटी एंड द डिसीज़ ट्रांसमिशन, किसने ये बता दिया कि भाई हमेशा सिर्फ डिसीज़ जो है वो न्यूक्लिक एसिड से ही नहीं होती, प्रोटीन्स भी डिजीज़ कॉज कर सकती हैं। और अगर आप करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि प्रायोन हाइपोथेसिस से हमने यही आइडेंटिफाई किया ना कि मेन डिसीज़ कॉजिंग एजेंट प्रोटीन्स होती हैं, तो अगर आप करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पॉजिटिव एजेंट कौन है, तभी तो आप उसके खिलाफ जो है वो कोई ट्रीटमेंट कर पाएंगे ना। जैसे कहते हैं कि डिसीज़ को, किसी भी मरज को ठीक करना है तो सबसे पहले होता है कि वो है क्या चीज़, बीमारी क्या है। जब आपको बीमारी का एग्जैक्टली पता होगा तभी तो डॉक्टर उस बीमारी को ठीक कर पाएंगे। अगर डॉक्टर को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि इस इंसान को क्या किस तरीके की बीमारी है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर वो अपना प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। अगर उन्हें सही से नहीं पता चल पाया तो फिर जो तुक्का ही मार के प्रिस्क्रिप्शन देते रहते हैं। इसीलिए आजकल जो इतने सारे टेस्ट आते हैं कि टेस्ट कराते रहो, इतने जार की दवाइयाँ नहीं आती जितने जार के टेस्ट हो जाते हैं। मेन रीज़न वही है कि डॉक्टर सेटिस्फाई होकर के जो है वो दवाई देना चाहते हैं, क्योंकि दवाई ऐसे ही तुक्का मार के दवाई देंगे तो फिर दवाई भी जो है रिएक्शन कर जाती है। तो वही चीज़ है कि अगर आप, इसीलिए जो है उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला कि उन्होंने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया था कि पॉजिटिव एजेंट क्या है। अब करेक्टली आइडेंटिफाई करने की वजह से जो है उन्हें डिसीज़ को ट्रीट करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास में प्रायोन हाइपोथेसिस का क्वेश्चन आता है तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोन हाइपोथेसिस इसी को ही आप एग्जैक्टली एज अ कंक्लूजन में लिख करके आ सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास में लास्ट टॉपिक बचता है प्रायोन्स एंड वायरसेस के बीच में डिफरेंस। तो डिफरेंस का पॉइंट आता है ना, तो इस फॉर्म में लिखना ज़्यादा बेटर होता है। देखिए, एक तो आपको लाइन बीच में लाइन खींच के तो लिखना ही लिखना है, प्रायोन्स इधर और इधर वायरसेस, ठीक है, मतलब किधर कोई सा भी लिखो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप करेक्टर से एक जगह पे लिख देते हैं तो एग्जामिनर को ना समझ में आ जाता है कि अब मुझे साफ साफ समझ आ रहा है, उसे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। तो एक ना टिप होती है अच्छे मार्क्स लेने की कि एग्जामिनर को जितना कम टाइम लगेगा आपकी कॉपी चेक करने में, वो उतना ज़्यादा आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। अब कम टाइम उन्हें कब लगेगा कॉपी चेक करने में, जब उन्हें बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आ रहा है कि आप क्या क्या लिख रहे हो और वो टिक 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 मारते जा रहे हैं। एग्जामिनर खुश, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो आप भी खुश, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है अपने आंसर को प्रेजेंट करके आना आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन बिटवीन प्रायोन्स एंड वायरसेस। तो हमने यहाँ पे प्रायोन्स लिखा है, यहाँ पे वायरसेस लिखा है, और यहाँ पे हम कैरेक्टर्स देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम नेचर की। तो नेचर कैसा होता है, प्रायोन्स होते हैं प्रोटीनेशियस नेचर और वायरसेस कैसे होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड वही है, प्रायोन्स के अंदर तो एब्सेंट होता है और वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो वही है कि यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन्स होंगी, और यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि हमने लिख ही दिया कि यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन में आरएनए या फिर डीएनए का कोई एक ही होता है, आपको पता है जैसे कि है ना, और दूसरे यहाँ पे प्रोटीन्स होंगी, या फिर आप यहाँ पे कैप्सिड भी लिख सकते हैं। रेप्लिकेशन यहाँ पे प्रोटीन मिसफोल्डिंग से होता है, या फिर आप कन्फर्मेशन चेन से कह लीजिए, प्रोटीन मिसफोल्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की रेप्लिकेशन की वजह से होता है वायरसेस के अंदर। साइज, प्रायोन्स ऑफ कोर्स छोटे होते हैं, वायरसेस बड़े होते हैं। आप लाइन में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि हाँ प्रायोन्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द वायरसेस, वायरस में लिख दो यहाँ कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं।
अगर आप करेक्टर्स वाला नहीं लिखना चाह रहे हैं। फिर आता है एंजाइम रेजिस्टेंस। तो यूजुअली ये तो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, वायरसेस, अगर आप एंजाइम्स देंगे तो, बट प्रायॉन्स जो है हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर डिसीज़, इसी बहुत सारी डिसीज़ हैं, ठीक है। इसे हम जो है ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। फिर वो अलग अलग डिसीज़ दे रखी है यहाँ पे कि CJD, क्रुज़फेल्ड जैकब डिसीज़, कुरू जो कि ह्यूमंस के अंदर होती है, ये भी ह्यूमंस के अंदर ही होती है CJD, और स्क्रैपिश शीप के अंदर होती है। फिर वायरसेस वायरल डिसीज़ कॉज करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल दे दिए HIV, इन्फ्लुएंजा और टोबैकोमोसिक वायरसेस, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कंक्लूजन की फॉर्म में क्या। कंक्लूजन वैसे हम प्रायॉन हाइपोथेसिस में वही जो यहाँ पे प्रायॉन में भी नॉर्मली आप जो है इसका बता सकते हैं कि अगर आपने ये पता कर लिया स्ट्रक्चर तो आप कैसे कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं इससे, ठीक है। करेक्ट डिसीज़ फ़ायदा को आइडेंटिफाई करने का क्या फ़ायदा होता है, हमें पता चलिए कि हाँ प्रोटीन्स भी इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन भी आया हुआ है MPPSC में। तो अब कंक्लूजन पे देख लेते हैं। प्रायॉन्स आर यूनिक इन्फेक्शियस एजेंट। यूनिक है क्योंकि भाई प्रोटीन बाकी सारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड के साथ में प्रोटीन्स होते थे, बट ये सिर्फ प्रोटीनेशियस है। लैकिंग न्यूक्लिक एसिड, द डिस्कवरी ऑफ प्रायॉन्स एंड द प्रायॉन हाइपोथेसिस posed by the Stanley Prisner fundamentally changed our understanding of infectious disease। कि प्रायॉन हाइपोथेसिस जो प्रिजनर ने दी उससे जो हमारे फंडामेंटली ये थी ना कि न्यूक्लिक एसिड डिसीज कॉज करते हैं, वो चीज़ चेंज हो गई। देयर एबिलिटी टू प्रोपगेट थ्रू प्रोटीन मिसफोल्डिंग कॉज फेटाल न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीजेस, उसी को हम ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथीज कहते हैं। और ये दोनों के अंदर होती है ह्यूमन्स और एनिमल्स में, और ये याद रखिएगा कि ये प्लांट्स के अंदर नहीं होती। अब तक ऐसी कोई डिसीज नहीं पाई गई है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो अगर आता है कि प्रायॉन्स कॉज्ड इन द प्लांट्स या प्रायॉन्स कॉज डिसीज इन द प्लांट्स, तो नहीं, ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, लिखिएगा और जरूरी से, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिसीज कॉज्ड बाय द प्रायॉन्स। प्रायॉन्स का स्ट्रक्चर बताना है आपको, प्रायॉन्स से कौन सी डिसीज होती है वो आपको बतानी है, जो हम देख चुके हैं, और प्रायॉन्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। और ये रहा इसके आंसर। तो सेम वही चीज़ है, पहले आप लिखने की कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से, मैं ये आंसर्स अटैच कर दूँगी उसके अंदर, ठीक है, फिर आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑलवेज नो कि भाई दीज आर जस्ट मॉडल आंसर्स, आप इससे बेटर भी आपका आंसर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही है, ठीक है। 200 वर्ड्स में आप इस वाले क्वेश्चन को लिखिएगा। तो ये रहे आपके लिए 3 क्वेश्चंस जो आप पहले लिखने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम मॉडल आंसर्स चेक करेंगे इनके, ठीक है। अब आपने बहुत सारे आंसर्स देख लिए कि कैसे लिखने हैं, क्या तरीका होना चाहिए, पूरा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, बट क्वेश्चन आंसर्स बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले आप लिख करके भेजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, उसके बाद मॉडल आंसर्स मैं आपको भेजूँगी। तो व्हाट आर प्रायॉन्स, ये आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रायॉन एंड एक्सप्लेन द प्रायॉन हाइपोथेसिस, इसे 200 वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। देन एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रायॉन्स, देयर मल्टीप्लिकेशन, डिसीज कॉज्ड बाय देम। इसे आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, सब कुछ पूरा आपने स्ट्रक्चर देख लिया कि हाँ ये जो है प्रोटीन का बना हुआ होता है, वायरॉन्स मतलब इसके अंदर वायरॉन जैसा नहीं होता, इसके अंदर कोई RNA या RNA नहीं होता, प्रोटीन ही होती है सिर्फ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है वो पूरा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करता है फिर ये क्या क्या काम करता है, मतलब ये कैसे अच्छे मतलब जो नॉर्मल प्रोटीन्स होती है उनके कांटेक्ट में आकर के उन्हें भी डिसीज़ करा देता है, उसे डिसीज़ कराने की वजह से जो है ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब जैसे ही जो ये PRPSC बनी है वो क्या काम करेगी, कैसे वो डिसीज़ कॉज करती है वो आपको बताना है। उसके अलावा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट विद द प्रायॉन्स का वायरसेस से आपको बताना है, तो ये भी हम दिख चुके हैं पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसे 125 वर्ड्स में करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इसे करिए और आप टेलीग्राम चैनल पे सेंड करिएगा, ठीक है। और फिर वहाँ पे आप एक दूसरे के चेक करिए, देखिए कैसा है, कैसे लिखते हो आप सब, तो बी एक्टिव, राइट। तो या हैव अ गुड डे। और आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, किसी भी तरीके का कोई भी आपके मन में कोई संशय है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो और हाँ, टेलीग्राम पे ज़रूर लिख करके भेजिएगा अपने क्वेश्चन आंसर्स को। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप
और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसे आप जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो या टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।